क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस? ये डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी जेंडर बेस्ड नहीं है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। रिलेशनशिप को एंड ही नहीं करना, उसको ठीक कैसे करना है, गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करती है। लास्ट रिजॉर्ट तो है ही हमारे पास, हम बैठे हैं डिवोर्स कराने के लिए। जैसे डिवोर्स 3 तरह का है, म्यूचुअल हो गया, वन साइडेड हो गया और अंडर सेम रूफ हो गया। हम इसको बुरा नहीं बोल सकते कि डिवोर्स जो है बुरा हो गया। किसी बुरे इंसान के साथ रहने के साथ जहाँ अब्यूजिव रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के लिए बुरा है। कि अगर साथ में रहना है तो एक रीज़न बहुत है, अगर छोड़ना हो तो आप हज़ारों खामियां ढूंढ सकते हो। कोई बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड जिम नहीं जाता और दूसरा बोल रहा है कि जिम ज़्यादा जाता है। वन साइडेड डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। 2 शादियां एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस UMM के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, जिसमें हम लीगल टर्म्स में भी बात करेंगे। आज का ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें सोसाइटी का हर एक कॉर्नर टच होता है, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस। हम फैमिली लॉ के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं फैमिली लॉयर। सो मैं स्वागत करता हूं मनविंदर जी का। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मिथुन फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस बड़े इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो अगर एक भी इंसान की कोई भी कन्फ्यूजन दूर होती है, जहाँ हम कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आई थिंक वी विल बी सक्सेसफुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑस्ट्रेलिया में 2005 पे एज ए स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी। और लॉ का मेरा सपना था व्हेन आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया। तो तब का टाइम था कि फीमेल लॉयर्स का इतना नहीं था, और पेरेंट्स को भी था कि आप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे लॉ करने नहीं दिया। मेरा करियर पाथवे कुछ और हो गया, और फिर कुछ और ऐसा हुआ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आ गई। बट फिर मैं माइग्रेशन एजेंट की मेरी जर्नी शुरू हुई, जो मैंने 15 साल करी। और उसके बाद इन द मीन टाइम मेरा पैशन हो गया कि आई जस्ट वांट टू लर्न फर्दर जस्टिस। दैट वाज द माई मेन मोटिव बिहाइंड टू डू माई लॉ स्टडीज़। फिर मेरा लॉयर बनने का सपना तो था ही, पर एक टाइम पे मेरे पास बहुत क्लाइंट आते थे जो लीगल हेल्प मांगते थे और वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस होता था। और मेरा सपना था कि आई वांट टू फाइट फॉर द जस्टिस। दैट वाज द मोटिव। सो बीइंग ए मदर, जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो मैंने अपनी लॉ की स्टडी परस्यू करी, और एक टाइम पे मैं उसकी एक्टिविटीज़ और अपने फुल टाइम करियर पे ध्यान दे रही हूँ। और मेरा माइग्रेशन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। आई वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल माइग्रेशन एजेंट इन द सिटी। तो उसके साथ लॉ की स्टडी करनी, इट वॉज नॉट ए ईजी टास्क फॉर मी, बट मेरे अंदर पैशन ही इतना हो गया था कि मुझे लॉ करना है और मुझे लॉयर बनना है और मुझे जस्टिस के लिए लड़ना है। तो दैट वॉज माई मेन पैशन एंड मेन ड्राइव बिहाइंड दैट। आई वुड से कि ये स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। लोगों को इनकी स्टोरी से सीखना चाहिए कि अगर आपको कुछ पाने का जज्बा है या कुछ करने का जज्बा है तो आप टाइम निकाल ही लेते हो उसके लिए। और सेकेंडली हम अगर हमारे एपिसोड का सारा यही है कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं देता, हमारे पास हम क्या करें। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ट्रैवल करते थे, तो मैंने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया जब मेरे पास टाइम था अपना करियर बनाने का। और मुझे लगता है कि सबको अपने इस कंट्री में, दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, कि अपने करियर प्रोग्रेशन पे आप ध्यान दो, और अपने टाइम को रादर देन नेगेटिव एनर्जी के लिए हम वेस्ट करें। उसको बेटर है कि मैं अपने लिए क्या अचीव कर सकती हूँ। अगर ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है, तो करियर भी मेरा है, साथ में बच्चे भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं आप लाइफ में, जिससे अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, रादर देन फॉर हैविंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर पार्टनर। सो इसी के साथ हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हम सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस? क्या ये जेंडर बेस्ड है
अगर हम अपने राइट्स के बारे में बात करें, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? पहले तो हमारे बीच में बहुत बड़ा डायलेमा है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ ऑल अबाउट फीमेल राइट्स। ये डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी जेंडर बेस्ड नहीं है, ये इसमें मेल फीमेल और कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो ये जो लॉ लिखा गया है किसी जेंडर को ध्यान में रख के नहीं लिखा गया। बाकी जो कोई इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है इट्स वेरी ब्रॉडर। तो पहले तो हम ये पहला जो क्वेश्चन आता है कि इसमें फिजिकली कोई वायलेंस है। वायलेंस मींस इट्स नॉट अबाउट फिजिकल वायलेंस। इसमें हो सकता है कि कोई आपका पार्टनर फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको किसी भी तरह से कंट्रोल से कर रहा है। फॉर एग्जांपल वी आर बोथ आर माइग्रेंट्स, तो एक कोई बंदा की दूसरे जो पार्टनर है दूसरे पार्टनर को लेके आ रहा है और उसको ये वो स्ट्रेस दे रहा है कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगाऊंगा बट यू हैव टू बी लाइक अंडर माई कंट्रोल, दैट इज़ ऑल्सो ए वायलेंस। किसी भी तरह के कंट्रोल करना उसको हम वायलेंस बोलते हैं। सो डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा किसी को फिज़िकली हर्ट करना नहीं है, वो मारपीट भी होती है, बट उसके साथ साथ आप अगर कह रहे हैं कि इमोशनल डैमेज कई बार ज़्यादा गहरे ज़ख्म देता है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल और कोरेसिव कंट्रोल और किसी भी तरह का कंट्रोल दूसरे अपने पार्टनर को करना, दैट इज़ अ वायलेंस। इट डजंट लिमिट टू लाइक इट्स ए फिजिकल असॉल्ट और समथिंग, वो तो क्रिमिनल हो गया। पर डोमेस्टिक वायलेंस जो है को किसी तरह का भी आपको इमोशनल अब्यूज हो रहा है, आपका पार्टनर यही बोल रहा है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अब्यूज। कि तुम अपने रिलेटिव को नहीं मिल सकती, तुम जो है तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट हैं जो मुझे देखने होंगे, तुम्हारा फ़ोन जो है मेरे अंडर रहेगा, मुझे चेक करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ अब्यूज़। सो अगर हम मेल की या फिर फीमेल की बात करें, कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकता अगर वो पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ भी एग्री हो जाए तो ठीक है, बट अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जा सकता है और लॉ इस बात को सुनेगा। बिल्कुल, कि इक्वल राइट्स की बात आती है, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल और जेंडर बेस्ड। जब हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी की प्राइवेसी इन्वेजन नहीं कर सकता। किसी को बहुत लगता है कि शी इज़ माई वाइफ और शी इज़ माई हस्बैंड, आई हैव राइट टू चेक हिज फ़ोन और वट एवर इट इज़, बट नहीं। क्यों? अगर उसकी विलिंगनेस नहीं है, उसकी विलिंगनेस के बिना आप उसका फ़ोन चेक कर रहे हो या उसका फाइनेंस कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ अब्यूज़। और ये मेरे दिमाग में एक बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन आया, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, क्या ये सिर्फ मैरिड कपल के लिए ही बना है या इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या डी फैक्टो रिलेशनशिप वाले भी आ जाते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द मैरिड कपल्स ओनली। अगर आप डिफेक्टो रिलेशनशिप में हैं, डिफेक्टो पहले तो डिफेक्टो रिलेशनशिप क्या होता है कि यू आर लिविंग टुगेदर एज ए कपल बट यू आर नॉट मैरिड, तो सेम ही लॉ एप्लीकेबल होंगे। सेम अभी मेरे पास लेटेस्ट जो केस आया है, अभी जनरेशन काफ़ी एडवांस हो गई है, तो देयर वाज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे वर रिलेशनशिप फॉर फ्यू मंथ्स, बट क्या उनका ब्रेकअप हो गया, तो बस शी सेड आई जस्ट वांट टू वार्न माय बॉयफ्रेंड, तो पुलिस में जाके शी आस्क्ड फॉर द प्रोटेक्शन नोटिस, बट लेटर ऑन शी वाज रिपेंटिंग कि नहीं मुझे उसको विड्रॉ करना है, बट अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट कोई भी प्रोटेक्शन मांग सकता है जब आपकी सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम है, तो पुलिस जो है आपको प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, सो बेसिकली सेफ्टी को यहाँ पे टॉप में रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू वायलेंस। किसी भी तरह की वायलेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग अपने अंदर ही बहुत बातें क्योंकि हमें नहीं पता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। बाहर बहुत सारे कपल आपको खुश दिखेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत ही हैप्पी कपल हैं, बट घर के अंदर क्या हो रहा है वो बहुत बार किसी को नहीं पता होता और बहुत लोग इसको छुपा के भी रखते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? मतलब अगर हम राइट्स की बात करें, किसी भी लड़के को या लड़की को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, और
हमारा पॉडकास्ट करने का रीज़न ही यही है कि हम लोगों को बता सकें कि किसी को किसी भी तरह की वायलेंस सहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमें ये बताएं कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे जागरूक करें कि उनको पता हो, अगर कल को उनको कोई एक्शन लेना है वो तो ले पाएँ। अगर हम इस एपिसोड में कुछ लोगों को ये बता सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? अगेन मिथुन, एज वी डिस्कस के सेफ्टी यहाँ पे बहुत प्रायोरिटी है। हम्म, किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है, ईदर इट्स फिजिकल और इमोशनल और एनी काइंड ऑफ अब्यूज़, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। बट अगेन ऑन द कॉन्ट्रेरी, आई जस्ट वांट टू से कि इस लॉ को बहुत ही मिसयूज़ किया जा रहा है। हम लोगों को इंफॉर्मेशन तो देना चाहते हैं, बट ये नहीं कि हाँ, अगर मैं आपको थ्रेट करके आपकी वाइफ, ओके यू आर ट्राइंग टू से मी टू मी दिस, ओके 000 मुझे कॉल करना है। और हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो घर जाने से डरते हैं कि कुछ हो गया तो आई डोंट नो कि आई शुड गो टू माई हाउस और नो। सो मुझे लगता है इस एपिसोड का हमारा ये भी मोटिव है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, बट इस लॉ को कि इस अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो कल को वो आपके ऊपर भी आ सकता है। इफ़ वी आर गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट कि हमें, इट्स वेरी सैड टू से दैट आई नो, अगेन हम रिलेशनशिप में बात करते हैं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, कोई भी फीमेल आके, अगेन देयर इज़ नो एविडेंस, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, सो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। मतलब हेल्प ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज कॉल 000 या आप किसी भी लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं असिस्टेंस के लिए। सो मनविंदर जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के दौर से गुज़र रहा है तो वो किसको अप्रोच करे, मतलब वो उसको हेल्प कैसे मिल सकती है? यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पे पुलिस तो है, आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, बट मेन हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है, वेरियस डोमेस्टिक फैमिलीज़ के लिए हेल्पलाइंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि यू आर थिंकिंग कि हाँ मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो वेरियस बॉडीज़ जो हैं आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। तो पुलिस तो है ही है हमारे पास, बट अदरवाइज आपको वो काउंसलिंग देंगे, आपको सुजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एज ए मैरिड कपल अगर आप सफ़र कर रहे हो तो रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको बोलेंगे काउंसलिंग करो, देयर आर एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज। बट एंड ऑफ द, मतलब रिलेशनशिप को एंड ही नहीं करना, उसको ठीक कैसे करना है, गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करती है। बेसिकली लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं हाँ। रिलेशनशिप में। मेरा यही आने का ये है कि गिव अप नहीं करना हो किसी भी रिश्ते को या किसी भी चीज़ को। देखिए आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें भी कितने सारे रीटेक ले रहे हैं, तो ये तो ज़िंदगी है। अगर उसको थोड़े से रीटेक तो बनते हैं कि आज एक बार गुस्सा हो गया या कुछ भी हो गया तो मतलब उसको ख़त्म कर दें, उसमें पुलिस आ गई, और अनलेस कि इट इज़ वेरी अब्यूजिव, यू आर सफरिंग, समबडी इज़ वेरी फिजिकली हैविंग असॉल्ट और समथिंग, बट अगर ख्यालों की तकरार है तो उसको लेट्स ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अगर नहीं हो रही तो लास्ट रिजॉर्ट तो है ही हमारे पास, हम बैठे हैं डिवोर्स कराने के लिए। सो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये लगता है कि लोगों में पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है एंड दे थिंक कि भाई इट्स इजी टू वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। सो इसलिए ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है कि जो सेपरेशन रेट है, डाइवोर्स रेट है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगेन यू टच वेरी सेंसिटिव कि पेशेंस तो मुझे लगता है मेरे में भी ख़त्म हो गई है। कि अगर हम बात करें कि हमारे अगर दादी की या माँ की या बात करें या किसी की भी, तो दे कॉन्टिन्यू, तब रिश्ते छोड़ते नहीं थे। रिश्तों को निभाना सिखाया गया था, किसी को भी, आस पड़ोस हो, चाहे वो दादी चाची कोई भी हो। तो वो ये नहीं था, कोई चाहे कोई भी हमारा रिश्तेदार है जो हमें पसंद नहीं है, पर उसको कभी ब्लॉक नहीं किया था किसी ने, उसके लिए दरवाजे बंद नहीं किए थे। अगर शादी होती थी तो कोई रूठ जाता था जो पसंद नहीं होता था फैमिली में, फिर भी उसको मनाया जाता था, उसको बार बार उसको पूछा जाता था कि शादी अटेंड करो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ हम भूल चुके हैं। अगर वो हमने लोगों को छोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हमने घर पे भी, मतलब सबसे इजी तो फ़ोन हो गया, ब्लॉक कर दो। मतलब दिस इज समथिंग वी आर लर्निंग।
तो रियल लाइफ में भी ये हो रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, ख़त्म करो उसको। हाँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, डिवोर्स इज़ नॉट समथिंग वेरी बैड थिंग, इट्स एक्सेप्टेबल। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, अगर दो ह्यूमन सेपरेट होना चाहते हैं, मे बी दे आर गुड ह्यूमंस बट दे आर नॉट गुड पार्टनर्स, इट्स ओके, बट ट्राई तो कीजिए। अब आपकी अगर आपने शादी का फैसला किया, मतलब किसी ने भी, उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व है, हमारे कल्चर में सारा कुछ है, इतना सारा एक्सपेंडिचर हो गया, सारा कुछ है, बट यू गिविंग 6 to 12 months ओनली। मुझे नहीं लगता। आप अपनी शादी की बात बताइए, मेरी शादी की मैं खुद बात करूं तो 2-4 साल तो वैसे ही सीधे होने में लग जाते हैं कि हाँ समझने में टाइम लगता बिल्कुल है एक दूसरे को। तो अगर टाइम ठीक है, अगर उसको वही है ना, अगर मॉडर्न जमाना है तो इसमें काउंसलिंग है, इसमें लॉट्स ऑफ वेरियस थिंग्स हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारे बच्चों को हम कोई एजुकेशन नहीं देते कि रिलेशनशिप कैसे चलाना है। हम उनको शादी में शॉपिंग कैसे करनी है, बाकी चीज़ें करनी है, वो तो सिखाते हैं। तो अगेन पेशेंस की कमी तो है, बट उसको बढ़ाना कैसे है, वो तो हमने रूट कॉज तो देख लीजिए। पेशेंस नहीं है, मैं भी बोलती हूँ मेरे में पेशेंस नहीं है, देन व्हाट नेक्स्ट? तो क्या क्या छोड़ेंगे आप? मतलब बेसिकली शादी का मतलब लोग नहीं समझ पाते कि शादी का मतलब क्या है, वो 7 फेरों के क्या इम्पोर्टेंस है वो समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि भाई ओके लेट्स गेट डाइवोर्स और लेट्स सेपरेटेड। उनके लिए ये कहना इतना इजी हो गया है दैट दे नॉट विलिंग टू पुट एन एफर्ट। अगेन अगर हम शादी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, अगर कोई भी भाई बहन है तो वो भी लड़ते हैं, हम माँ बाप के साथ भी लड़ते थे। तो ऐसे वी आर 2 डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स जिनको इकट्ठे रख दिया है ना, जिनके ऊपर एक इम्पोज हो गया कि नहीं आपको इकट्ठे रहना है, आपको अपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, इवन दो यू बोथ गाइज आर हैविंग सेपरेट हैबिट्स। और आप अपनी बात कीजिए, मैं एग्जांपल घर से ही देती हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे 10% गुण भी मिलते हैं। तो अगेन इट्स गोइंग वेरी वेल, क्योंकि हमें पता है, हमें हमारी जो जनरेशन थी तो हमें पता है हमें इसी के साथ रहना है, देयर इज़ नो अदर वे आउट। सो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा मनविंदर जी कि अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, क्या ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक ही लिमिट है? आई मीन अगर आपके भाई बहन में ये प्रॉब्लम है या आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस तो किसी भी रिलेशन में हो सकती है। तो क्या उनके भी वही राइट्स हैं जैसे कि हम कपल के बारे में बात कर रहे हैं? अगेन प्रोटेक्शन इज़ नॉट लिमिटेड। आप प्रोटेक्शन किसी के अगेंस्ट भी मांग सकते हैं, आपको किसी से भी खतरा है। आई रिसीव्ड कॉल टुडे कि क्या हुआ कि किसी के गर्लफ्रेंड के अंकल से किसी ने बोला कि मुझे इससे खतरा है, तो अंकल को अभी प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू हो गया है। तो प्रोटेक्शन तो किसी को भी किसी से खतरा हो सकता है। somebody is thinking that somebody has threatened somebody, तो किसी को जान से मारने या किसी भी धमकी देने की, कल को मैं तुम्हें सिंपल यही मैं तुम्हें देख लूँगा, तो आप ये तो थ्रेट हो गया ना। तो कोई बंदा आपको डरा रहा है तो यू कैन सीक प्रोटेक्शन ऑलवेज। दिस नथिंग लाइक इट्स ओनली डोमेस्टिक वायलेंस और प्रोटेक्शन डिफरेंट है, बट प्रोटेक्शन आप मांग सकते हो, कोई भी बंदा मांग सकता है। जब से आप इस फील्ड में हैं, कोई ऐसा किस्सा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो और आप शेयर करना चाहें? इंटरेस्टिंग वाला मेरी एक पहले भी पॉडकास्ट हुई थी, उसमें शेयर कर चुकी हूँ मैं कि हस्बैंड वाइफ जा रहे थे दोनों शॉपिंग सेंटर में, वेरी यंग कपल, वेरी यंग एंड इनोसेंट कपल। तो वो हस्बैंड तो आया था अपनी जॉब से और ही वाज टायर्ड, रात की जॉब करके आया था, तो वो ग्रॉसरी ले रहे थे और ग्रॉसरी की जो ट्रॉली थी भरी हुई थी। तो हस्बैंड वाज ट्राइंग टू कन्विंस द वाइफ कि तुम पुश करो, और वो बोल रही है कि नहीं तुम पुश करो। उसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे रख दिया और वो ट्रॉली लेके चले गए। देयर वाज नथिंग, नो अब्यूज़, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ नहीं। तो अगले दिन पुलिस ने या सिक्योरिटी वाले ने वो रिकॉर्डिंग देखी, तो ही वाज इशूड विद द प्रोटेक्शन नोटिस। वाइफ तो बोल रही है कि मैंने तो कंप्लेंट करी नहीं है। नो, दे सेड कि उसने फोर्सफुली तुम्हारा हाथ ट्रॉली पे रखा था, नो यू ही हैज़ टू अटेंड द कोर्ट। तो अगेन ये हमें बहुत ख्याल, ये मैं मिथुन जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें लग रहा है कि हमारी हस्बैंड वाइफ का कोई आर्गूमेंट हो रहा है, बट बोथ पार्टीज़ आर ओके, नेक्स्ट सेकंड बट आपके पड़ोसी आपकी शिकायत कर सकते हैं, कोई भी शिकायत कर सकता है। अगेन हमें ये सोचना पड़ेगा, लेटर ऑन तो वाइफ तो बोल रही है कि मैंने तो कंप्लेंट नहीं करी, मिथुन को भी कोई कंप्लेंट नहीं है, बट अगेन प्रोटेक्शन जो है पुलिस मांग सकती है, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों को बचाना।
सो पार्टी कौन होगी? पुलिस। अगर पुलिस पार्टी है तो अग्रीव्ड जो बंदा कंप्लेंट करता है, जहाँ पुलिस को जो लगता है इसके साथ वायलेंस हो रही है, तो उसको अग्रीव्ड बोलते हैं। अगर एक बार पुलिस आपको रिप्रेजेंट करती है और अग्रीव्ड, चाहे वाइफ या हस्बैंड बोल रहा है कि मुझे कंप्लेंट वापस लेनी है, विड्रॉ करनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पुलिस उसको रिप्रेजेंट करेगी और जो है मजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करेगा। और अगर बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि उनकी लड़ाई हुई और पुलिस वाइफ हो जहाँ हस्बैंड वो चाहता था कि मैं तो वार्न करना चाहता था अपने पार्टनर को, क्योंकि वो दारू बहुत पीते हैं, रोज़ ड्रिंक करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू वार्न हिम। तो उसमें क्या हुआ, वार्निंग तो के लिए तो पुलिस को बुला लिया, अब पुलिस को सारी स्टेटमेंट भी दे दी, और बाद में क्या है कि पुलिस ने तो आपको पार्टी आपको नहीं बनाया, पुलिस विल रिप्रेजेंट यू। बट बाद में वाइफ बोल रही है कि नहीं जी मुझे तो बच्चे उठाने होते हैं, नहीं जी हमारा तो घर भी कर जाएगा, नहीं हमें तो, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देर इज़ ए प्रोसेस, वंस योर केस गोज टू कोर्ट देर इज़ ए प्रोसेस टू विड्रॉ। उसको विड्रॉ नहीं बोलते, उसको वेरी बोलते हैं, और वेरी करने का भी एक प्रोसेस है। इट माइट कैन टेक 3 to 4 months 6 month, कि जब आपका पार्टनर दोबारा आपके साथ रहना शुरू हो जाए अगेन विद द ऑर्डर्स। तो इसलिए जब भी आप पुलिस को कंप्लेंट करें या कुछ भी सोचें, पुलिस फ्री नहीं है वार्निंग देने के लिए, वो आपके माँ बाप नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। दे जस्ट फॉलो द बुक्स। Yes. जो लॉ क्या कहता है, दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दैट। बिल्कुल। और आप अभी आप देखिए ना, अभी आपने बोला कि अभी तो मुझे इस आदमी से खतरा है, और नेक्स्ट 5 मिनट में बोल रहे हो कि नहीं अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया, अभी तो मुझे बिल्कुल भगवान हो गए। ऐसा नहीं होता ना। हाउ कैन, हो सकता है उनको तो ये है कि हो सकता है आपको किसी ने गन नोट पे बोला हो कि मेरी जो कंप्लेंट है वापस ले लो, सो दे डोंट ट्रस्ट द अग्रीड, सो दे जस्ट फॉलो द प्रोसेस। सो बी माइंडफुल व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग द पुलिस और कोर्ट। सो एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगती है मुझे सुनने में, ये सेपरेशन अंडर वन रूफ क्या है? मतलब काफ़ी लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि ये टर्म को ही नहीं समझ पाते कि सेपरेशन अंडर वन रूफ। सो मुझे इसकी क्लियर, और मेरी ऑडियंस को क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये है क्या? अगेन इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू। ये तो फैमिली लॉ में एक, जैसे डिवोर्स 3 तरह का है, म्यूचुअल हो गया, वन साइडेड हो गया, और अंडर सेम रूफ हो गया। सेम रूफ जब आप फिजिकली, तो अब डिवोर्स लगाने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12 मंथ की सेपरेशन चाहिए, हैव टू हैव 12 मंथ सेपरेशन। अब सेपरेशन को कैसे मानते हैं, वो अंडर सेम रूफ भी हो सकती है। अब बहुत सारे कपल हैं जो सेपरेट नहीं होना चाहते, वो बच्चों के लिए एक आइडियल पेरेंट्स बन के रहना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो क्या है कि वो सेपरेट तो हैं, दे आर स्लीपिंग इन सेपरेट रूम्स, दे हैव सेपरेट बैंक अकाउंट्स, और जो भी है सोसाइटी में भी, इवन वी आर विजिटिंग आवर फ्रेंड्स, दे आर लिविंग लाइक सेपरेट कपल, तो वो भी सेपरेशन माना जाता है। सो सेपरेशन इज नॉट लिमिटेड अंडर द कंसेप्ट दैट यू आर सेपरेट फिजिकली, इट कैन बी अंडर सेम रूफ, तो वो उसको भी कोर्ट कंसीडर करता है वाइल यू आर लॉजिंग योर एप्लीकेशन। सो बेसिकली ये जो 12 महीने का टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कि आप एक ही रूफ के अंडर रह के या तो रिलेशनशिप को दोबारा वापस ट्रैक पे लेके आएँ, या फिर उसे फाइनली ख़त्म करें। और लॉ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आप एक ही छत के नीचे अलग अलग रह सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ऑस्ट्रेलियन लॉ है वो लाइफ को वैल्यू देता है। उनके लिए अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा तो दे जस्ट सेड कि जस्ट मूव ऑन। अगर हम सुबह जाते हैं मतलब फैमिली कोर्ट में, जिस दिन भी मेरी हियरिंग होती है, मतलब हर 5-5 मिनट में मतलब वो हियरिंग होती है, 5 मिनट में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, समटाइम 2 to 3 minutes दैट डिवोर्स इज़ ग्रांटेड। सो अगेन हमें ऐसा लगता है कि नहीं लोग बहुत जल्दी ले रहे हैं, या जो भी उनके लिए रिश्ता नहीं चल रहा तो वो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानते। वो सेम वे इधर यू लिविंग सेपरेट ऑन अंडर सेम रूफ और फिजिकली। उनके एक क्वेश्चन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसमें, जब डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाते हैं कि हैज़ द पार्टी कंसिडर दैट मैरिज हैज़ बीन फिनिश्ड, या एंड हो गई है, तो उस पर टिक करना होता है। तो वो अगर आप बोल रहे हो कि मेरी मैरिज जो 12 महीने पहले ख़त्म हो गई थी, अगेन इसमें भी एक ट्रिक है। इवन सेपरेट, मेरे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस है
एक वो फिजिकली सेपरेट रह रहे थे 12 महीने से। अब वो लड़की इंडिया से आई थी, जो भी उन्होंने रेजिडेंसी का जो भी इशू था, दे वर इन कांटेक्ट। तो उनकी सिर्फ उसने डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किए थे, दे वर नॉट टुगेदर। इवन ही डजंट नो कि वो कहाँ पे रह रही है, क्या है उसका। तो उस लड़की ने मतलब ये लिखा कि मुझे तो पता ही नहीं था हमारी शादी एंड हो गई है, आई वाज स्टिल कंसिडरिंग द मैरिज लीगल मैरिज with that we are married unless I have been served these legal documents। तो शादी ख़त्म कैसे, मेंटली फिजिकली सेपरेशन इज़ नॉट सेपरेशन, बस ये है कि आपकी शादी ख़त्म हो गई होनी चाहिए और दूसरी पार्टी को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये जो शादी है ख़त्म हो गई है। दिस इज़ समथिंग ट्रिकी एंड लीगल, सो दैट्स वाई वी आर हियर टू एडवाइज। बट अगेन कि शादी ख़त्म है, चाहे वो सेम रूफ है, चाहे फिजिकल सेपरेट हो। सो सेपरेशन अंडर वन रूफ का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट कर चुके हो, आपने जो फैमिली चोर्स या डोमेस्टिक जो घर की चीज़ें हैं वो सेपरेट कर ली हैं, कोर्ट इस चीज़ को मानता है और आप बखूबी उसको डेट फाइनलाइज कर सकते हो कि इस तारीख को हमने अपने अपने रूम्स अलग कर लिए हैं और इस चीज़ को माना जाएगा। बिल्कुल, जिस दिन शादी आपने दिल से सोच लिया कि इट्स फिनिश्ड, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो आपने इन्फॉर्म करना है बस अपने एफिडेविट में। तो कोर्ट विल कंसिडर, दे विल गो विद योर स्टेटमेंट, दैट्स इट। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो डाइवोर्स तो चलो हो गया कि 12 महीने की सेपरेशन शो होगी, उसके बाद का जो प्रोसीजर है कि घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो उसके बारे में क्या कहना है कि वो लॉ क्या कहता है या वो कैसे कंसीडर किया जाता है? अगेन हम जैसे सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि अंडर सेम रूफ भी हो सकती है, सेम इन द सेम वे अगर आप रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, तो भी आप एक फाइनेंशियल बाइंडिंग एग्रीमेंट और पेरेंटिंग प्लान बना सकते हो, इवन दो यू आर नॉट डिवोर्स्ड। अब शादी में रह के भी अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी एसेट्स बांट सकते हो, अपने बच्चों को कल को क्या करना है, जैसे हम विल बनाते हैं, ऐसे ही हम, अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, इट इज़ गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन, तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो कोर्ट उसका भी एक्ट में एक प्रोविज़न है कि अंडर से सर्टन सेक्शन ड्यूरिंग द मैरिज आप अपने फाइनेंशियल बाइंडिंग एग्रीमेंट बना सकते हो, पेरेंटिंग प्लान बना सकते हो। तो उसको कंसिडर करना मुझे अब ऐसे लगता है इट्स मोर प्रैक्टिकल कि आपको ये पता है कि कल को आप सेपरेट होंगे तो आपके पास एसेट्स क्या रहेंगी, रादर दैन आप लिटिगेशन में जा रहे हो या लॉयर खेल रहे हो। तो उसमें आपके पैसे, रिसोर्सेज, इमोशनली और फाइनेंशियली आप दोनों ही आप डिस्ट्रॉय होते हो। बेटर है कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सीक लीगल हेल्प एंड गो फॉर द फाइनेंशियल बाइंडिंग एग्रीमेंट। सो एक और बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया कि अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, ये चीज़ कितनी कॉमन है? मतलब ये इज़ इट वेरी कॉमन थिंग टू गेट डाइवोर्स या बहुत कम केसेस आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स? मैं अगेन हमारा कल्चर, जैसे हम पंजाब से हैं तो स्टिल वी आर लाइक मॉडर्न कम्युनिटी। मेरे पास पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, उनके बहुत डिवोर्स इज़ वेरी कॉमन। तो अभी तो ये किसी कम्युनिटी कल्चर के साथ लिमिटेड रह ही नहीं गया है। तो इट्स अगेन जब कम्युनिटी कोई जहाँ कल्चर डेवलप होता है तो उसके साथ सारी प्रो एंड कॉन्स भी आते हैं। हम इसको बुरा नहीं बोल सकते कि डिवोर्स जो है बुरा हो गया। किसी बुरे इंसान के साथ रहने के साथ, जहाँ अब्यूजिव रिलेशनशिप दोनों पार्टीज़ के लिए बुरा है, मेल के लिए भी बुरा है और फीमेल के लिए भी बुरा है। जब आपको ट्रस्ट नहीं है, जब आप, चाहे वो मेल एक्सप्लॉयट हो रहा है कि वो सारा टाइम काम कर रहा है और उसके कोई वैल्यू नहीं है घर पे, जहाँ उसको टॉर्चर किया है। आई हैव सीन सो मेनी मेल क्लाइंट्स जो मतलब इतना काम करते हैं और बाद में उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो अगेन ये हैंड इन हैंड है। तो उस रिलेशनशिप से अच्छा है डिवोर्स के लिए, बट वी डोंट इनकरेज। वी ऑलवेज से, आज इस एपिसोड का क्या है हमारा कि इसको थोड़ा सा अपनी काउंसलिंग लो, जहाँ उस रिलेशनशिप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। अगेन हम बात करते हैं जब बच्चा आता है घर में हमारे, तो हम कभी किसी पोस्ट नेटल डिप्रेशन की बात नहीं करी किसी ने, है ना। हम बात करते हैं बेबी शावर की, प्रेगनेंसी फ़ोटोज़ की, कपड़ों की, ये कौन सा बैग होगा।
पर किसी ने उस फीमेल के या मेल के साथ भी, जो चलो फीमेल के साथ तो होता ही है, मेल को भी नहीं बताया कि प्री नेटल डिप्रेशन क्या होता है या पोस्ट नेटल डिप्रेशन क्या होता है और उसको हैंडल कैसे करना है। कोई मैंने कभी किसी कपल के साथ नहीं सुना, और जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस ड्यूरिंग दैट टेन्योर होते हैं। मेरे पास जो एक लेटेस्ट केस आया है, 2 बेबी कैरिंग में 1 मंथ ओल्ड बेटी थी उसकी, तो वो पेरेंट्स के साथ ये डिवोर्स लेना है। तो सेड कि नहीं, ये पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा, नहीं जी नहीं, हमें लेना ही लेना है, बस ये बस हो गया। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों, पोस्टनेटल डिप्रेशन है ना, क्योंकि सभी यंग होते हैं, जब किसी को हैंडल नहीं करना आता, इवन दादी दादा को भी हैंडल नहीं करना आता कि चलो नया बच्चा आया, नहीं कैसे उसको, हर कोई अपने अपने तरीके से लगा हुआ है तो खुशी का माहौल, पर उसको इतना हम भयानक कर देते हैं, इतना डेंजरस कर देते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस एंडेड अप इन द डिवोर्स। सो पहले तो बात है, कोई भी चीज़ है उसकी एजुकेशन की बात तो करें। हमें एजुकेशन बहुत हो गई है, एआई का ज़माना आ गया, वही टिकटॉक का ज़माना आ गया, बहुत ज़्यादा ओवर नॉलेजेबल हो गए हैं, पर जिस चीज़ की नॉलेज चाहिए वो तो हमने ली ही नहीं। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी अभी हमने एक डॉक्टर के साथ पॉडकास्ट किया है जिसमें हमने इस टॉपिक पे पूरी बात की है कि डिप्रेशन आफ्टर प्रेगनेंसी होती क्या है और क्यों ये ज़्यादा बढ़ती है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सो वंस अगेन डोंट मिस आवर एपिसोड। आप हमारा वो एपिसोड मिस मत करना जिसमें हमने ये बात की है और अपने ऑडियंस को एजुकेट किया है कि डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। जैसे हम आज डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं कि क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड एजुकेशन। बिल्कुल, अगर हम थोड़े से, और स्पेशली हम राइट्स की बात करते हैं, तो फिर अगर थोड़ी सी हम ड्यूटीज़ भी कर लेंगे तो आई थिंक इट विल मेक आवर लाइफ बेटर। सो इस बात में कितनी सच्चाई है कि व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स, जो कोर्ट है वो फीमेल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, कि फीमेल को ज़्यादा फेवरिज्म मिलती है व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड कस्टडी या कंपनसेशन। क्या ये बात सच है? नहीं, ये अगेन मिथ है। फैमिली लॉ किसी भी जेंडर को फेवर नहीं करता। अगेन हम अगर बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोर्ट बात करता है शेयर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके लिए जो बोथ पेरेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं चाइल्ड की ग्रोथ में, और वो 100% एफर्ट करते हैं, अनलेस कि कोई ड्रग अब्यूजिव है, किसी ने बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज़ किया है या कोई उसकी अब्यूजिव हिस्ट्री है, देन इट कम्स टू कि 100% सोल कस्टडी है मदर को मिल जाएगी या किसी एक पार्टनर को मिल जाएगी। अदरवाइज इट कम्स टू शेयर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो डिसीजन हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन हो। हाँ, शॉर्ट टर्म की बात अलग है, जिसके साथ अब कोई बच्चा 2 मंथ्स ओल्ड है तो वो है, उसकी प्रायोरिटी अब वो मदर की फीड पे है, तो कोर्ट का डेफिनेटली झुकाव रहेगा। पर स्लोली देयर विल बी पेरेंटिंग प्लान कि वो 1 साल बाद रिवाइज होगा जाओ कोई भी ऑर्डर, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। पर कस्टडी इट्स नॉट ईजी। हमारे पास भी ये बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि मदर बोलती है या फादर बोलता है कि मुझे बच्चा नहीं देखने देना दूसरे पेरेंट को, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन उसके लिए हम रिसोर्सेज वेस्ट करें, अपने पैसे, इमोशंस और टाइम, और जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व होता है, उसमें इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन लॉयर इन्वॉल्व होंगे, उसमें बहुत सारी काउंसलिंग होगी, उसमें बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं। मतलब इतना आपको वो मेंटली आप परेशान हो जाओगे कि आप लॉयर के पास भी जा रहे हो, आप डिफरेंट काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट लॉयर्स हैं, और वो फिर कोर्ट का कोई लॉयर होगा, वो आपकी फैमिली लॉ रिपोर्टिंग करेगा, जिसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि कस्टडी किसको, कस्टडी तो नहीं, मतलब ये प्लान कैसे होगा, वो एडवाइस करेंगे कि पेरेंट्स के साथ कितना रहना चाहिए, बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल है। सो अगेन इफ़ वी स्टार्ट विद द टर्म कि कस्टडी चाहिए मुझे, तो अगेन मुझे लगता है उसके लिए आपको रिकन्सिडर करना चाहिए और आपको एक अच्छी लीगल एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है। और अगेन बच्चा दोनों पेरेंट्स का है, इवन दो वो मेरी सोच या आपकी सोच है कि नहीं वो अच्छा पेरेंट नहीं है, पर मेरे ख्याल में पेरेंट कभी बुरे नहीं होते। कोई भी होगा, चाहे वो फादर है चाहे मदर है, अपनी तरफ से वो बेस्ट करते हैं, और किसी भी बच्चे को दोनों ही चाहिए होते हैं। अगेन विद द एज यू विल कम टू नो कि दोनों पेरेंट कितने इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए। सो लॉ किसी को फेवर नहीं करता,
इसका आंसर ये है कि लॉ इक्वल है बोथ मेल और फीमेल व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स। हाँ, सेम वे अगर हम खर्चे की बात करते हैं, किसी कंपनसेशन की बात करते हैं, इंडियन लॉ आर डिफरेंट वेयर यू से यूज़ द टर्म कंपनसेशन, पर यहाँ पे इसको स्पाउसल मेंटेनेंस बोलते हैं और वो कोई भी पे कर सकता है। अगर आपकी मेल पार्टनर ज़्यादा अर्न कर रहा है और आपकी फीमेल पार्टनर जो है कम अर्न कर रही है, तो कोर्ट विल कंसीडर कि किसको स्पाउसल मेंटेनेंस देनी है। इधर मेल कैन अप्लाई और फीमेल कैन अप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन द सोनली बेस्ड ऑन द इनकम। सो कंपनसेशन मेल को भी मिल सकती है। It again we are using the wrong term, that is a spousal maintenance. मेंटेनेंस, स्पाउसल Yeah. मेंटेनेंस So हस्बैंड या पार्टनर भी, मेल पार्टनर भी क्लेम कर सकता है। दोनों के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड Circumstances, करता है और income पे इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि हाउ यू कैन अप्लाई, बट अगेन इट डजंट लिमिटेड टू द जेंडर। सो लॉ काफ़ी कुछ कंसीडर करता है। सो मेरे अभी एक और बात दिमाग में आ रही है कि एक हस्बैंड जो मेल मेंबर है वो सारा दिन काम कर रहा है, 12 से 14 घंटा 16 घंटे काम करके आता है और फिर अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम या घर के कामों में वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो कई बार मेल मेंबर इसका शिकार बन जाते हैं कि वाइफ की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पा रहे क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे कि अब हस्बैंड का क्या कसूर है? उसको ही हैज़ टू वर्क, उसको 12 से 14 घंटे काम करना है और उस केस में वो घर के कामों की तरफ ज़्यादा काम नहीं कर पाता। मिथुन जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे ऑफिस में बहुत बार रिपीट होता है। उनको लगता है कि ये मेरे कामों में कोई मेरा हाथ नहीं बटा रहे, या ये बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करते, या मुझे ही पिक ड्रॉप करना पड़ता है। पर हम दोनों पार्टीज़ को समझना पड़ेगा ना। जो बंदे ने जो सुबह से 3 बजे से काम पे गया है और शाम को 6-8 बजे घर पे आ रहा है, जहाँ कई बार तो मेरे पास वो क्लाइंट हैं जो सुबह 3 बजे शुरू करते हैं और शाम वीकेंड पे मतलब 12 से 14 घंटे की उनकी शिफ्ट है, वीकेंड पे ऊबर चला रहे हैं। क्यों? हमारी सोसाइटी में अब ये है कि सबको मिलियन प्लस का घर चाहिए। ये हमने क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत डाल दिया। अब हमें घर भी चाहिए। बीइंग ए फीमेल, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपनी वाइफ को या अपने परिवार को वो सुख सुविधा देना चाहता है, जिसमें वो भूल जाता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। और फीमेल भी भूल जाती है कि देखो जी, हमारा जो सब सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी हैप्पीनेस का या किसी भी चीज़ का, वो हमारे लिए कर रहा है। क्लैश क्या आ गया? छोटे मोटे कामों का कि हाँ जी मेरे घर के मैं थक गई, या वो मुझे टाइम नहीं दिया, या मेरे साथ जो वो क्वालिटी टाइम। बट मुझे लगता है मिथुन जी, जब हम भी यंग थे, यंग तो अभी भी हैं, पर जब हम तो दैट इज़ ए स्ट्रगलिंग पीरियड। वो यंग कपल को ऑस्ट्रेलिया में करना ही पड़ेगा, चाहे वो टाइम के लिए, चाहे वो पैसे के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बच्चों को रेज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है। कई बार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कहीं ना कहीं पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हस्बैंड है वो काम भी करे, घर पे पैसा भी लेके आए और फैमिली टाइम को भी कोई ना कोई चीज़ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और ये चीज़ की जो फीमेल पार्टनर है उसको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी का है कि हमें ये सिखाया गया है कि चाहे वो जो भी हमारे लड़के हैं कि वो इनकम का मेजर जो है उन्हीं को कंट्रीब्यूट करना है, और वो करते हैं। और मैं देख रही हूँ बिकॉज वी डील इन द प्रॉपर्टी लॉ, एंड लोग 1-2 मिलियन प्लस के फर्स्ट होम जो बायर हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है 1 मिलियन है, और इतना इजी नहीं है कोई भी है। फिर अगर आप घर लोगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम दिन में घंटे तो 24 ही हैं, उसमें रेस्ट भी करनी है आपको, उसमें 2-2 जॉब्स भी करनी है, फिर उसमें से टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो अगेन हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास हेल्प नहीं है, तो ये तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक पार्टनर फाइनेंशियली ज़्यादा अर्न कर रहा है तो आपको दूसरी तरह से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब लॉ की बात करें तो हस्बैंड बोल रहा है कि मैंने सारी उम्र सारी इनकम मैंने अर्न की है, ये घर मैंने बनाया है, आई हैव कंट्रीब्यूटेड फाइनेंशियली, और मेरी वाइफ ने कोई भी काम नहीं किया, शी वॉज हाउस वाइफ। ऐसा नहीं होता, हाउस वाइफ वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली।
इन द सेम वे अगर हस्बैंड बच्चों की नैपी नहीं चेंज कर रहा या घर के बर्तन नहीं साफ कर रहा तो दूसरी फाइनेंशियली तो वो इक्वली कर रहा है ना कंट्रीब्यूट। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे एक एडवाइस बोली थी जो मुझे बहुत पसंद है कि अगर साथ में रहना तो एक रीज़न बहुत है, अगर छोड़ना हो तो आप हज़ारों खामियां ढूंढ सकते हो। मेरे पास तो ये भी आते हैं कि नहीं कोई बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड जिम नहीं जाता और दूसरा बोल रहा है कि जिम ज़्यादा जाता है, कोई बोल रहा है कि मेरी बीवी फैशन ज़्यादा करती है और दूसरा बोल रहा है कि बिल्कुल ही नहीं करती। तो नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स। तो ये तो आपने देखना है रिश्ता चलाना है कि नहीं चलाना। तो ये तो 100% दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है। और मेरा पहला क्वेश्चन होता है जब भी कोई डिवोर्स के लिए कोई भी क्लाइंट आता है कि आपके दिल में प्यार है एक दूसरे के लिए। अगर वो बोलते हैं नहीं है, देन आई नेवर से कि आप कुछ भी एफर्ट करो। पर अगर थोड़ा सा भी प्यार है, आपने सोचते हैं कि कभी भी हमने कभी 1% 10% या टाइम अच्छा स्पेंड किया है तो उसको चलाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द सोसाइटी एज वेल। मतलब फीलिंग्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। जैसे फीलिंग्स ख़त्म, उसका उस रिश्ते का अनहैप्पी रह के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिथुन जी, हमारी जनरेशन में जब हमारी अपब्रिंगिंग हुई तो मेरी लाइफ, मेरा टाइम जब मेरे वाला टाइम नहीं था, हमारा ही था। मैंने अपने सोसाइटी में ये मी टाइम तो मी और मेरी लाइफ तो बड़ी लेट में देखी है। चाहे मैंने बीइंग एन एजुकेटेड और करियर ओरिएंटेड वुमेन, मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या होता है। तो अगर शादी हो गई तो ये हमारा ही है। अगर चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो घर है, जो वो हमारा ही है, चाहे वो रिश्ता है वो भी हमारा है। तो हमें कैसे चलाना है। तो इसमें अगर मेरा और मेरी लाइफ करेंगे तो रिश्ते नहीं चलते। अगर हमारे से ऊपर अगर उसमें कोई भी चीज़ पॉइजनस है और फीलिंग्स नहीं है और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये लाइफ आपकी है, ये 100% आपकी है और यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ ओनली। चाहे जो सोसाइटी हम बात करते हैं, सोसाइटी की, पेरेंट्स की या किसी और की, एट द एंड ये आपकी बॉडी, आपकी मेंटल वेलबींग है और आपका रिश्ता है। पर आप इसमें कितने कंफर्टेबल हो। हमारा तो यही है कि इसको चलाने की कोशिश करो। अगर नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि बस 100% यू हैव गिवन अप, तो वी आर हियर, योर फैमिली लॉयर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। तो मनविंदर जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर किसी कपल ने इंडिया में शादी की और उसके बाद एक पार्टनर, एक स्पाउस यहाँ पे आ गया और फॉर सम रीज़न उनकी शादी नहीं निभ पाई, अब उनको डाइवोर्स चाहिए, तो उसका प्रोसीजर क्या है? कि मतलब उनको यहाँ पे डाइवोर्स फाइल करना पड़ेगा या फिर इंडिया में फाइल करना पड़ेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत नॉलेजेबल है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं और हमारा माइग्रेशन का भी काम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिसमें कि हमारी तो शादी हो गई और उनका वीज़ा नहीं लगा बाय बैड लक, कि उनका बहुत सारे रिफ्यूज़ल आ गए और फिर रिलेशनशिप में क्या होता है, गैप हो गया, तो अभी उनको डिवोर्स चाहिए। तो उनका ये होता है कि क्या हमें इंडिया जाके डिवोर्स देना पड़ेगा, क्या अगर हम यहाँ डिवोर्स लेंगे तो वो वैलिड होगा। आंसर इज यस। आप यहाँ पे रहते हुए भी अपने इंडियन स्पाउस से डिवोर्स ले सकते हैं। तो उसमें म्यूचुअल कंसेंट तो फिर भी चाहिए होगा? उसमें कोई कंसेंट, अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है कि वन साइडेड डिवोर्स भी लग जाता है। देयर इज़ अ प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो, बट दैट डिवोर्स ऑर्डर विल बी वैलिड इन इंडिया एज वेल। थैंक यू सो मच मनविंदर जी, आपने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर कर दी ये बताकर कि वो डाइवोर्स यहाँ पे या किसी और कंट्री में भी या स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में भी वन साइडेड डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है और वो वैलिड होगा इंडिया में होगा। भी। अगर आप किसी और पार्टनर से शादी करना चाहते हैं या कुछ भी, वो डिवोर्स ऑर्डर इज़ वैलिड। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर शादी तो इंडिया में हुई थी, डिवोर्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अभी तो हम परमानेंट भी नहीं है, तो क्या ये वैलिड होगा? यस, इट विल बी वैलिड। आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आया है या ऐसा केस आया है कि किसी ने इंडिया में शादी की है, वहाँ पे डाइवोर्स नहीं हुआ, पर उसने यहाँ पे आकर एक और शादी कर ली, तो कोर्ट उसको कैसे देखता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही बार शादी हुई, तो इज़ इट एक्सेप्टेबल? इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ अ फ्रॉडलेंट बिहेवियर। वो वीज़ा पर्पज के लिए भी फ्रॉडलेंट है और कोर्ट के लिए भी फ्रॉडलेंट है। शादी तो एक बार ही है, विदाउट डिवोर्स यू कैन नॉट हैव अनदर मैरिज। आप
शादी एक ही बार कर सकते हो समथिंग? ये लड्डू है, एक बार ही खाया जाता है। कोर्ट तो एक बार ही खाने को देता है, पर अगर बार बार खाना चाहोगे तो पछताओगे फिर। हाँ, so ठीक है, और जेल जाओगे। ओके, सो 2 शादियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चन। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको तुरंत ही आंसर देना है, ठीक है? सो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप आज लॉयर नहीं होते तो क्या होते? तो मैं कोई एस्थेटिक काम कर रही होती, जहाँ मैं अपना डांस स्कूल चला रही होती, जहाँ मैं हेयर ड्रेसर होती। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या कभी आप इमोशनल हुए हो किसी क्लाइंट को लेकर, कि आप रो पड़े हो कोर्ट में या ऑफिस में? ये मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, क्योंकि सोसाइटी में ऑफन मिथ है कि डिवोर्स मत करवाइए। कल मेरे एक ब्रोकर से बात हो रही थी, जो हम प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं, तो उनको लग रहा था कि ये मैं बहुत बुरा काम कर रही हूँ, जबकि मैंने ये बुरा काम नहीं है। जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मेरे पास पहला कोई डिवोर्स क्लाइंट आया था, तो जब उसने रोना शुरू किया और अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी थी, तो मैं सेम टाइम पे उसके साथ उतना ही रोई, उतने ही टिश्यू, मुझे लगता है मैंने उससे ज़्यादा टिश्यू यूज़ किए होंगे। तो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जो लोग इतने बुरे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो उनको ख़त्म करना भी एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने के बराबर ही है। सो लेट्स नॉट टेक इट इन ए नेगेटिव वे, बट वी डोंट प्रमोट इट, बट लेट्स वर्क इट आउट इन ए बैलेंस्ड वे। अगर आप इसको देखा जाए तो यू आर हेल्पिंग समवन। Yeah, that's why now I have more interest in family law. Before it was not, कि लगता था कि ये बहुत डिप्रेसिंग वाला है, मैं क्या कर रही हूँ, लोगों के घर तोड़ रही हूँ, और दूसरी पार्टी को ऐसे लग रहा था कि आई एम द वर्स्ट लॉयर, कि ये सोसाइटी में, और जब भी मैं सोसाइटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है, उनको लगता है कि आप तो डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हो, सबको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपका रिलेशनशिप ख़राब है या कुछ भी है, तो आप लॉयर के पास जाते हो, लॉयर आपके पास नहीं आता। तो हमारा तो यही है आज के पॉडकास्ट करने का, कि अपने घर को संभालो, अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करो, और बहुत सारी मॉडर्न हेल्प है, उसको ट्राई करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो और अपने रिलेशनशिप को चलाओ, अदरवाइज लॉयर्स आर ऑलवेज देयर। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको कभी पछतावा हुआ है कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? मैं बहुत इमोशनल हूँ, और इमोशनल फूल जिसको बोल सकते हैं, कि मुझे किसी के साथ आपको बोल रहे हैं, और मुझे सिंपथी और एम्पथी में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया, कि मेरा फैमिली लॉ वाला कोई क्लाइंट आ गया या किसी की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं फ़्लो में चली जाती हूँ, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव ए ब्रेक बिटवीन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली लॉ में जब बच्चों को मिलाना, स्पेशली जब डैड आता है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, इतने महीने हो गए, इतने साल, जो भी साल हो गए, आई वांट टू सी माय चाइल्ड, तो उनकी हेल्प करना, किसी वाइफ को जिसको मतलब अब्यूज़ हो रहा है और उसको पता नहीं उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, तो उसकी हेल्प करना, उनको रास्ता दिखाना ना, मेरा काम उनको प्रवोक करने का नहीं है, बट हेल्प करने का। एंड नाउ आई एंजॉय माई प्रोफेशन। तो नेक्स्ट वन, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको पूरी दुनिया को एक एडवाइस देना है, वो एडवाइस क्या होगा? मेरी एडवाइस यही है कि ट्राई पेशेंस। मेरी फ्रेंड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे वो फ्रेंड साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनको कभी भी मैं लो होती हूँ, जहाँ कोई भी कंप्लेनिंग वाले में मोड में होती हूँ, तो शी सेड कि अपनी तरफ देखो, अपने में फॉल्ट फाइंड करो। तो मेरा अब यही रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कुछ भी है, तो मैं खुद को देखती हूँ कि मैं अगर उसकी जगह होती तो क्या करती, क्यों मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं ना कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, सो आई वांट टू बी फील लव्ड, तो मैंने किसी के लिए क्या किया। तो मेरी तो अब यही होती है कि दूसरों के लिए कुछ करो, तो खुद अपना आपका खुद ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि बिफोर यू पुट फिंगर एट समबडी एल्स, पहले खुद की तरफ देखो। तो बहुत अच्छा। सो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ जो लॉ स्टडी में या लॉ फर्म में नहीं सिखाई जाती, बल्कि वो रियल लाइफ में होती है। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, और जब हम भी लॉ करते थे, और अगेन मेरा बेटा भी लॉयर बनना चाहता है, उनको बहुत फैंसी वर्ड दिखाया जाता है, ब्लैक सूट, क्रिमिनल लॉ, और रैपिड क्वेश्चंस, और क्वेश्चनिंग कर रहे हो और आप विन कर रहे हो, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। लॉयर्स को बहुत घंटे काम करना पड़ता है,
मतलब कि आपको कॉन्टीन्यूसली स्टडी और पाइल्स ऑफ बंडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गो थ्रू, और बहुत सारी प्रेपरेशन करना पड़ता है, और रात रात जाके आपको ट्रायल्स की तैयारी करनी पड़ती है, और वो जो प्रेशर रहता है आप डिप्रेशन में चले जाते हो। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन होती है तो वो सबसे पहला होता है कि यू सीक फॉर द हेल्प। जो यंग लॉयर्स होते हैं वो डिप्रेशन में जाते ही हैं, उनको प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना नहीं आता, और कभी कभी मुझे भी लगता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। सो आपके हिसाब से इट नॉट ईजी एज इट लुक्स? कोई भी प्रोफेशन जिसमें पैसे आते हैं, मेरे हिसाब से कोई भी काम इजी नहीं होता, बट ये जो लॉयर वाला प्रोफेशन है, हम हमेशा इंक्लूडिंग मी काला सूट पहन के और वो फैंसी वाले, जब हमें भी पढ़ाया जाता था कि गुच्ची का शूज़ और गुच्ची के चश्मे लगा के कोर्ट में जाऊंगी, तो वो तो भूल गया बाद में जब फाइल्स पे फाइल्स आ गई। तो अगेन, तो इसी के साथ हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि आपसे वो क्लाइंट ना पूछे। जब मेरे पास वो पेरेंट्स आते हैं जो डैड या मम के मैं अपने बच्चे को कब देख पाऊँगा, आई वॉन्ट टू सी माई चाइल्ड एंड आई हैवंट सीन माई चाइल्ड फॉर सो लॉन्ग, और मेरा दिल करता है कि अभी जाके उनको मिला दूँ, और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसेस है और यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, और यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता। और फैमिली कोर्ट इतना बिजी है कि 5 से 6 महीने, 1 साल, और कितने महीने लग जाएं आपकी एप्लीकेशन लगते, उसको सुनवाई होते, तो मेरे पास उस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता, और क्लाइंट्स ऑलवेज अनॉयड कि मैं अपने बच्चे को कब देख पाऊँगा। आई डोंट हैव एन आंसर एंड आई रियली फील सॉरी फॉर माई क्लाइंट्स। सो एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड, आप एक एडवाइस एज अ लॉयर अगर आपको देना पड़े, वो क्या एडवाइस होगा? मुझे पता है रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रिश्ते को प्यार से ख़त्म करना, और मेरा हमेशा यही अपने क्लाइंट से होता है कि इसको अगर आप ट्राई करो इसको टेबल पे निगोशिएट करने की, अगर आप इस किसी भी टेबल पे कोई टर्म्स पे आप निगोशिएट नहीं कर पाते तो इट्स ए ह्यूज एक्सपेंस। इट इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ओनली बट इमोशनली ट्रॉमा। So you have to give lots of documents, you have to give lots of statements, and you have to spend hours and hours with lawyers and in court. So आपको काम से छुट्टियां ले के आपको एफिडेविट सबमिट करवाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा टाइम फिर कोर्ट में जाके बैठना पड़ेगा, वहाँ पे आप हीयरिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप ट्रायल तक जाते हो तो इट कुड बी 100,000 200,000 और कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो वो पैसे आपने लीगल फीस पे देने हैं उनको थोड़ा सा, अगेन उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करके, किसी भी, चाहे वो ईगो का कॉम्प्रोमाइज़ है चाहे वो पैसे का है, टेबल टॉक करें, कोशिश करें आप टेबल टॉक करके अपने रिलेशनशिप को गुड नोट पे ख़त्म करने की, जिससे आपके मोस्ट बेनिफिट होगा आपके बच्चों को, जिनके लिए हम अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। थैंक यू। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड में काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक सुनना चाहोगे। सो तब तक बने रहें UMM के इस पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।